हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है और आई गेस आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट राइटर पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आई होप प्रीवियस वीडियोस आपने देख ही ली होंगी। अगर किसी ने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसमें सारी वीडियोस एक साथ इकट्ठी ही आपको मिल जाएंगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इन वीडियोज़ में कवर अप हो गए हैं। फ्रॉस्ट नेम वाज नेम्ड आफ्टर अ वॉरियर कम स्कॉलर ऑफ द साउथ। तो फ्रॉस्ट का कहा जाता है कि फ्रॉस्ट का जो नेम था ना, उन्हीं के नाम पर पड़ा था। कौन थे ये वॉरियर थे एक, और इनको स्कॉलर भी माना गया है। कहाँ के? साउथ के। हु इज ही, ये कौन थे? ऑप्शंस आर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, रॉबर्ट लेविस फ्रॉस्ट, रोनाल्डो ली फ्रॉस्ट, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा था, ये आपको ध्यान में रखना है। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? जैसा कि आप जानते ही हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कंप्लीट नेम क्या है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो यही इनका, ये भी नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा था, तो इसलिए इन स्कॉलर का नाम भी क्या था? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, when did Frost sell his farm and take the family to England? वो कौन सा ईयर होता है जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने फार्म को बेच देते हैं एंड टेक दी फैमिली टू इंग्लैंड, और अपनी फैमिली के साथ कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। ऑप्शंस आर 1912, 1913, 1914 या 1915। सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the right answer? Yes, ये अपने फॉर्म को सेल करते हैं और अपनी फैमिली के साथ ये ग्रेट ब्रिटेन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में भी ये कहाँ पर सेटल होते हैं? तो इनके सेटलिंग का प्लेस जो था, जहाँ पर ये सेटल हुए थे या जहाँ पर ये रहने लगे थे, उसका नाम था बियाकॉन्सफील्ड। ठीक है, और ये जगह कहाँ पर स्थित है? ये है बकिंघमशायर में। ठीक है, इस जगह का नाम भी याद रखना है, बकिंघम शायर। और कहाँ पर है ये? अ स्मॉल टाउन आउटसाइड लंदन। ठीक है, तो बेसिकली ये लंदन में सेटल हो गए थे। कौन सा ईयर था वो? तो वो ईयर था 1912। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1912। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट हैड रिटर्न टू अमेरिका विद हिज फैमिली इन। फिर वापस उन्हें आना पड़ता है अमेरिका। कौन से ईयर में वो वापस आते हैं अपनी फैमिली के साथ अमेरिका? 1914, 15, 16, 17। बताइए क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, 1912 में वो जाते हैं और वापस कब आते हैं अमेरिका? ये वापस आ जाते हैं 1915 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ इज फ्रॉस्ट पब्लिश्ड द बुक इन 1913 while in England and returned to America as a famous man. The collection is, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिस समय पर फ्रॉस्ट इंग्लैंड में होते हैं, ठीक है, 1912 में वो शिफ्ट हो गए थे इंग्लैंड, तो जिस समय पर 1913 में वो जब इंग्लैंड में होते हैं तो उस समय पर वो एक अपनी पोएटिक कलेक्शन बोल लीजिए या एक बुक का कलेक्शन जो है वो पब्लिश करते हैं। और जब वो अमेरिका वापस आते तो एक फेमस मैन बनकर वापस आते हैं। तो उनका वो कलेक्शन जो था उसका नाम क्या है?
ऑप्शन है अ विटनेस ट्री, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवल या फिर अ बॉयज बिल। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इस पोएटिक कलेक्शन का नाम होता है अ बॉयज बिल। ठीक है, पब्लिकेशन भी ध्यान रखनी है, 1913 में पब्लिश होता है अ बॉयज बिल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट पोएम आर ल्यूसिड एंड सिंपल, दे आर रिटन इन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम्स हैं वो ल्यूसिड हैं एंड सिंपल हैं। ये लिखी गई हैं किस डायलेक्ट में? ऑप्शंस आर अमेरिकन डायलेक्ट, न्यू अमेरिकन डायलेक्ट, न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट या फिर इंग्लैंड डायलेक्ट। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। अमेरिकन डायलेक्ट है, न्यू अमेरिकन डायलेक्ट है, न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट है या फिर इंग्लैंड डायलेक्ट है? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इन न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज नो डाउट he is a pastoral poet. He is conscious of nature's charms but he knows the barriers that lie between man and nature. Who is being referred here? यहाँ पर किसको रेफर की गई है ये लाइन्स को देखकर ही आप समझ जाओगे क्या कहा जा रहा है। नो डाउट ही इज़ अ पेस्टोरल पोएट, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक पेस्टोरल पोएट हैं, क्योंकि वो रूरल लाइफ पे ज़्यादा लिखते थे, शेफर्ड की उन चीज़ों पे या नेचर से रिलेटेड चीज़ों पे उन्होंने बहुत काफ़ी कुछ लिखा है। जैसे बर्चेस को देख लीजिए, स्टॉपिंग माई बुड्स देख लीजिए, ठीक है, नेचर से कनेक्टेड है। ही इज़ कॉन्शियस ऑफ नेचर्स चार्म, वो कॉन्शियस हैं नेचर के चार्म के लिए। बट ही नोज द बैरियर्स, लेकिन उन बैरियर्स को भी वो जानते हैं दैट लाई बिटवीन मैन एंड नेचर, जो मैन और नेचर, इंसान मनुष्य और प्रकृति के बीच में पाए जाते हैं वो बैरियर्स। हु इज बीइंग रेफर्ड हियर? किसको ये लाइन्स रेफर की गई हैं? ऑप्शन है वॉल्ट विटमैन, डिकिंसन, सैनबर्ग या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यू कैन इजीली आंसर इट। क्या होगा राइट आंसर? यस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के विषय में ही ये लाइन्स हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्चेस आर कवर्ड विद। देखिए यहाँ से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। डीपली जो महत्वपूर्ण वर्क होते हैं उससे कुछ डीप क्वेश्चंस आज इंक्लूड किए गए हैं वो है। तो यहाँ पे जो बर्चेस पोएम है उससे रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो द बर्चेस हैं वो किस चीज़ से कवर्ड थे? ऑप्शन है लीव्स, डस्ट, आइस या वाटर। द बर्चेस आर कवर्ड विद, सोचिए, आंसर कीजिए। और अच्छा, आपको ये भी बताना है कि ये जो बर्चेस पोएम है इनकी, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कौन से पोएटिक कलेक्शन में है, किस में इंक्लूडेड है? यस, बर्चेस किस पोएटिक कलेक्शन में इंक्लूडेड है? तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माउंटेन इंटरवल, ठीक है। माउंटेन इंटरवल जो इनका एक पोएटिक कलेक्शन है उसमें इस पोएम को इंक्लूड किया गया है। और ये कब आता है, कब पब्लिश होता है ये पोएटिक कलेक्शन? तो ये पब्लिश होता है 1916 में। जैसे आपने देखा 1913 में कौन सा था, बॉयज बिल, ओके। तो उसका इस पोएटिक कलेक्शन का पार्ट है ये द बर्चेस। और इसमें कहा गया है द बर्चेस आर कवर्ड विद, किस चीज़ से ढकी हुई है बर्चेस? यस, विद आइस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द बर्चेस आर कवर्ड विद आइस। Moving to the next question. 8 is Frost lyric is the fusion of, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो लिरिक्स हैं वो किस चीज़ का फ्यूजन है? इज द फ्यूजन ऑफ, ऑप्शन है फैक्ट एंड फैंसी, रोमांस
एंड फैंसी, यहाँ पर एंड आना चाहिए, एंड फैंसी, फैंसी एंड मैजिक रियलिज्म या फिर नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फर्स्ट लिरिक इज द फ्यूजन ऑफ फैक्ट एंड फैंसी, रोमांस एंड फैंसी, फैंसी एंड मैजिक रियलिज्म। सोचिए आंसर कीजिए। यस, फैक्ट एंड फैंसी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इज लाइफ इज अ pathless wood where your face burns and tickles with the cobwebs disappears in। ये जो लाइन्स हैं ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोएम में हमें देखने को मिलती हैं। लाइन समझनी है, लाइन क्या कह रही है, लाइफ इज अ pathless wood where your face burns and tickles with the cobwebs। Options are the pasture, mowing, the birches, New Hampshire। Yes, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है द बर्चेस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसी से ये लाइन्स हैं। नेक्स्ट इज स्टॉपिंग माई बर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इज फ्रॉस्ट मोस्ट मूविंग लिरिक फ्रॉम। तो स्टॉपिंग माई बर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग फ्रॉस्ट की मोस्ट मूविंग लिरिक्स हैं, कहाँ से हैं, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो पोएम है इनकी स्टॉपिंग माई बर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये कौन से पोएटिक कलेक्शन से जुड़ी हुई है या किस में इंक्लूडेड है। ऑप्शन है माउंटेन इंटरवल, बॉयज बिल, अ विटनेस ट्री, न्यू हैम्पशायर। बताइए, इन सब के पब्लिकेशन भी ध्यान रखने हैं, ईयर भी अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे बॉयज बिल का हमने लर्न कर लिया 1913 है, ऐसे हमने माउंटेन इंटरवल का जस्ट अभी देखा था, वो क्या था 1916 था। उसके बाद अगर हम बात करें अ विटनेस ट्री की, तो ये सबसे लेट में पब्लिश होता है, ये 1942 में जाके पब्लिश हुआ था 1942। और न्यू हैम्पशायर जो है ये पब्लिश होता है 1923 में। ठीक है, सबकी पब्लिकेशन ये ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये स्टॉपिंग माई बर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये जो पोएम है वो कौन से पोएटिक कलेक्शन का पार्ट है। Yes, this is the part of New Hampshire। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो पब्लिश होता है 1923 में, न्यू हैम्पशायर। नेक्स्ट इज 11 स्टॉपिंग माई बर्ड्स ऑन अ स्नो इवनिंग इज रिटन इन। अब बताइए ये पोएम कब लिखी गई थी। अभी हमने पोएटिक कलेक्शन की बात की, कब आता है 1923 में आया था, तो लिखी कब गई होगी बताइए। आप आसानी से गैस कर सकते हैं इसका आंसर। 1922, 25, 27, 28 तो सारे ही अपर लेवल के हैं, तो इसलिए कट हो जाएंगे क्योंकि 1923 में तो भाई ये पब्लिश हो जाता है। तो लिखा कब गया होगा, लिखी कब गई पोएम 1922 में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 12 द पोएम स्टॉपिंग माई बर्ड्स इज सिंपल बट हैज़। अभी देखिए ये जो पोएम है स्टॉपिंग माई बर्ड्स, ये हालांकि बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें और क्या चीज़ें हैं, बट हैज़ रफ मीनिंग, सरफेस मीनिंग, डीप मीनिंग या शैलो मीनिंग। सोचिए आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। यस, हालांकि ये पोएम सिंपल है लेकिन इसमें जो मीनिंग है वो बहुत डीप मीनिंग छिपे हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डीप मीनिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 13 इज स्लीप, डार्कनेस एंड स्नो सजेस्ट। स्लीप, डार्कनेस, स्नो, मतलब ये जो तीन वर्ड हैं वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ से कनेक्ट करते हैं, लाइफ से, प्लेजर से, सेक्स से या फिर डेथ से, किससे रिलेटेड है ये। सॉरी, क्या होगा इसका राइट आंसर।
लाइफ है, प्लेजर है, सेक्स है या फिर डेथ? स्लीप, डार्कनेस, स्नो। यस, ये जो तीनों वर्ड्स हैं वो संबंधित हैं डेथ से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डेथ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वुड्स सजेस्ट, वुड्स जो हैं, स्टॉपिंग बाय वुड्स में हम जो ये वुड्स की बात कर रहे हैं वो क्या सजेस्ट करता है? बताइए। ऑप्शंस आर सीरियसनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एन्चांटमेंट या फिर नन ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए। वुड्स किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है यहां पर? सीरियसनेस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, एन्चांटमेंट को। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, यहाँ पे जो रिलेट है ये एन्चांटमेंट से है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एन्चांटमेंट। और अगर हम बात करें इन वुड्स की तो ये और भी क्या रिप्रेजेंट करती हैं? तो एक काइंड की ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इररिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 is stopping by woods on a snowy evening is a good example of। ये जो पोएम है वो बेसिकली किस चीज़ का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल साबित हुई है? ऑप्शन है द फोटो इमेज, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक या फिर सिम्बोलिस्ट टेक्निक। कौन सी टेक्निक की ये एक एग्जाम्पल के रूप में हमें प्रस्तुत होती है? स्टॉपिंग बाय बर्ड्स इन अ स्नोई इवनिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फोटो इमेज, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक या फिर सिम्बोलिस्ट टेक्निक। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, ये जो एक अच्छा एग्जांपल है वो है सिम्बोलिस्ट टेक्निक की, क्योंकि हम देखते हैं कि इसका हर एक वर्ड किसी न किसी चीज को सिम्बोलाइज कर रहा है। जैसे वुड्स का सिम्बोलाइज करना देखा हमने, है ना। उसके पहले जो वर्ड्स इसमें रिलेट करते हुए थे, स्लीप था, डार्कनेस था, स्नो था, ये सब चीज़ें भी सिम्बोलाइज कर रही थी। ठीक इस तरीके से। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक डैश ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ये क्वेश्चन है। इसमें ये जो ब्लैंक दिया हुआ है उसको फिल करना है। बताइए ब्लैंक में क्या आ सकता है? लाइक डैश, लाइक किसकी तरह? लाइक बॉयज, लाइक गर्ल्स, लाइक वुमेन या फिर लाइक चिल्ड्रन। ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? Like girls, option number B is the correct answer. Like girls on hands and knees that throw their hair before them over their heads to dry in the sun. Next is, what does the horse of poet think when he stops? पोएट का जो हॉर्स है वो क्या सोचता है? What does the horse of the poet think when he stops? जब वो रुकता है। ऑप्शन है क्वीर, सीरियस, मोकिंग, लाफिंग। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। और ये भी इसी पोएम से रिलेट करता हुआ है, स्टॉपिंग बाय वुड्स से, ध्यान में रखना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है क्वीर, ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 18, वेट अ मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर 18। द पोएट इन स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग प्रेजेंट्स द डैश इवनिंग ऑफ द ईयर। तो इसमें
ये जो पोएम है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स, इसमें जो पोएट है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है? द डैश इवनिंग ऑफ द ईयर। तो द ब्राइटेस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, द सनीएस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, या फिर द प्लीजेंट इवनिंग ऑफ द ईयर। किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन किस टाइप की इवनिंग को रिप्रेजेंट करता है? ब्राइटेस्ट है, डार्केस्ट है, सनीएस्ट है, या फिर प्लीजेंट है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है डार्केस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। नेक्स्ट इज, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. Who is he here? यहाँ पर ही जो है, ये जो लाइन दी गई है इसमें जो ही प्रोनाउन आया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर he gives the harness bells a shake to ask if there is some mistake. Options are horse, cat, poet, carriage. बताइए what should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ही जो सिंबलाइज कर रहा है वो कर रहा है हॉर्स को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हॉर्स। नेक्स्ट इज 20, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डैश फ्लेक। तो यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, फिल करना है, क्या आना चाहिए यहाँ पे? डॉनी, ब्राउन, रफ या स्मूथ? द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डैश फ्लेक। सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, Donny flake. Option number A is the right answer. Moving to the next question. Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by. ये जो लाइन्स हैं वो किसके द्वारा कही गई हैं? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। दो रोड्स हैं पोएट के सामने, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, एक जंगल में दो रोड्स जो हैं वो डाइवर्स हो रही हैं और उनमें से पोएट जो है वो एक को लेता है। और कौन सी वाली को ले रहा है? लेस ट्रेवल्ड, जो लेस ट्रेवल्ड है। ठीक है, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड। कौन कह रहा है? ये ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट साउदी, या फिर वेट अ मिनट, ज़्यादा ही आगे चले गए हम। यस, क्वेश्चन नंबर 21। बताइए, ये तो आप इजीली आंसर कर लोगे। किसके द्वारा कहा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कहा गया है। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी कौन सी पोएम में बात कर रहे हैं? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कहा जाता है किस पोएम में? तो पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और रोड नॉट टेकन ये जो पोएम है ये कब आती है? 1920 में आती है। ठीक है, ईयर भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 22, हु इज द ऑथर ऑफ अ मास्क ऑफ मर्सी? तो ये वर्क ध्यान में रखना है, मास्क ऑफ मर्सी। इसके ऑथर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, D.H. लॉरेंस, G.V. शॉ। क्या होगा राइट आंसर? अ मास्क ऑफ मर्सी 1947 में आती है। ईयर भी कंसिडर करना है। ठीक है, और इट इज बेस्ड ऑन अ बिब्लिकल स्टोरी ऑफ जोना द प्रॉफिट। इट इज अ ड्रामा एंड द सेटिंग इज अ स्मॉल बुक स्टोर इन न्यूयॉर्क। ठीक है, ये इसकी थीम हो गई मास्क ऑफ मर्सी की, और लिखी किसके द्वारा गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 23, हु अटर दीज वर्ड्स? ये वर्ड्स
किसके द्वारा कहे गए हैं। वर्ड्स को देख लेते हैं। आई गेस आई एम नॉट अ नेचर पोएट, आई हैव रिटन ओनली 2 poems विदाउट अ ह्यूमन बीइंग इन दैम। बताइए ये कौन कहते हैं, और अपने लिए ही कह रहे हैं वो, ठीक है। आई गेस आई एम नॉट अ नेचर पोएट, आई हैव रिटन ओनली 2 poems विदाउट अ ह्यूमन बीइंग इन दैम। ऑप्शंस आर वर्ड्सवर्थ, कीट्स, फ्रॉस्ट, व्हिटमैन। Yes, these lines are said by Robert Frost. Option number C is the correct answer. Next is 24th. According to Robert Frost, what is the right place for love? This is most famous line. Robert Frost के according, what is the right place for love? बताइए। ऑप्शंस आर हेवन, अर्थ, ईडन, पैराडाइज। तो राइट आंसर होगा इसका अर्थ। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। नेक्स्ट इज 25. फ्रॉम विच पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट आर द फॉलोइंग लाइन्स। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोएम से ये लाइन ली गई हैं। लाइन देख लेते हैं। They click upon themselves as the breeze rises and turn many colored dash. तो यहाँ पे fill in the blank नहीं है, बस आपको पोएम की पहचान करनी है कि कौन सी पोएम से ये लाइन है। They click upon themselves as the breeze rises and turn many colored. बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर। बर्चेस है, आफ्टर एप्पल पिकिंग है, मेंडिंग वॉल है, या रोड नॉट टेकन। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए ये लाइंस जो ली गई हैं वो बर्चेस से ही ली गई हैं। आपको ध्यान रखना है बर्चेस कौन से पोइटिक कलेक्शन का पार्ट है। तो ये माउंटेन इंटरवल जो इनका 3rd पोइटिक कलेक्शन आता है 1916 में, माउंटेन इंटरवल उसका पार्ट होती है बर्चेस पोएम। इसमें टोटल कितनी लाइंस है तो ये भी ध्यान रखना है, 59 लाइंस हैं इसमें टोटल पोएम में। दिस पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय लूसी लैरकॉम्स पोएम स्विगिंग ऑन अ बर्च ट्री। ठीक है, ये उनका जो लार्कन्स थे ना, लार्कम्स, उनकी पोएम का नाम था ये स्विगिंग ऑन अ बर्च ट्री। नेक्स्ट इज 26 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगिंस एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिश्ड हिज वर्क। बताइए पहले वर्ल्ड वार की शुरुआत में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना एक वर्क पब्लिश किया था, उसका नाम क्या था। ऑप्शन है नॉर्थ ऑफ बोस्टन। देखिए ईयर को ध्यान में रखोगे इजीली आंसर कर लोगे। 3 सोल्जर्स है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन है, एज ऑफ इनोसेंस है, या फिर दिस साइड ऑफ पैराडाइज। विच इज दी करेक्ट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। देखिए सबसे पहला जो पोएटिक कलेक्शन आपने देखा बॉयजविल 1913 में आता है, लेकिन उसके बाद में नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो इनका पोएटिक कलेक्शन है वो आता है 1914 में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1916 का आपको पता ही है माउंटेन इंटरवल आता है, ठीक। तो 1914 में कौन सा पोएटिक कलेक्शन आया, नॉर्थ ऑफ बोस्टन। और इसकी जो मोस्ट ऑफ द पोएम्स हैं रिजेंबल करती हैं शॉर्ट ड्रामास और डायलॉग्स, ठीक है। इट इज़ अ बुक ऑफ पीपल, ऐसा भी कह सकते हो आप नॉर्थ ऑफ बोस्टन को। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 27 विच एपिथेट कैन नॉट बी अप्लाइड टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री। तो इनमें से कौन सा एपिथेट है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हम। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री क्या ड्रामेटिक नहीं है, न्यू क्लासिकल नहीं है, रीजनल नहीं है, कन्वर्सेशनल नहीं है। कौन सी विशेषता रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री की नहीं है इनमें से, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। विच एपिथेट कैन नॉट बी अप्लाइड टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री। देखिए आप जानते हैं ड्रामेटिक है,
कंप्लीटली। रीजनल भी हैं क्योंकि हमने देखा था ये पेस्टोरल पोएट से रिलेट करते हुए, और कन्वर्सेशनल भी हैं, लेकिन वो न्यू क्लासिकल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। न्यू क्लासिकल एपिथेट कैन नॉट बी अप्लाइड टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट्री क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 28th इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज, अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बताना है क्या है। अ ब्रिटिश पोएट सेटल्ड इन अमेरिका। देखिए आप इजीली आंसर कर सकते हैं। एन अमेरिकन पोएट सेटल्ड इन इंग्लैंड, अ कैनेडियन पोएट सेटल्ड इन अमेरिका, या फिर एन अमेरिकन पोएट सेटल्ड इन न्यू इंग्लैंड। क्या होगा इसका राइट आंसर? सबसे बेस्ट सूटेबल आंसर आपको बताना है। क्या ये एक ब्रिटिश पोएट थे जो अमेरिका में सेटल हुए, या फिर अमेरिकन पोएट थे जो इंग्लैंड में सेटल होते हैं, या फिर कैनेडियन पोएट थे जो अमेरिका में सेटल होते हैं, या फिर अमेरिकन पोएट थे जो न्यू इंग्लैंड में सेटल होते हैं। What should be the right answer? Yes, he was an American poet and settled in England. ठीक है, न्यू इंग्लैंड ना लेके हम इंग्लैंड को बेस्ट चॉइस मानेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इंग्लैंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 is good fences make good neighbors. This line occurs in, ये जो लाइन है आपको कहाँ देखने को मिलती है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कौन से वर्क से है बताइए। गुड फेंसेस मेक गुड नाइबर्स। ऑप्शंस आर बर्चेस, मेंडिंग वॉल, रोड नॉट टेकन, टू ट्राम्स इन मड टाइम, मड ट्यून। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, एक ट्रिक भी बताई थी आपको कि जहाँ भी नाइबर की बात हो रही है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वर्क पूछा जा रहा है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो, मेंडिंग वॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गुड फेंसेस मेक गुड नाइबर्स अकर्स इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेंडिंग वॉल। दीज लाइन्स मीन्स इट इज ईजियर टू बी फ्रेंडली विद योर नेबर्स इफ नीदर ऑफ यू trespasses upon the other's property or privacy. Okay, now moving to the next question. और ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना था। यस, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और आई थिंक ये रिपीटेड भी है। इन विच ईयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेल हिज फार्म इन न्यू इंग्लैंड एंड मूव टू इंग्लैंड? 1910, 1911, 1912? या फिर 1913? तो ये हम कर चुके हैं 1912। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में भी लिख कर बताना है कि कैसी लगी वीडियो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।